गुड मॉर्निंग वाला आज हम लोग पेड क्लास की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट उठाया हमने वो सब्जेक्ट उठाया है आपका बायोलॉजी। और बायोलॉजी पे पहली क्लास हम लोग आज करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी ये परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा कि क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या नहीं रह गया। वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट करा देंगे। बाकी आज आपकी पहली क्लास है। पहली क्लास में जैसा भी आपको लगे, कोई चीज कम लगे, ज्यादा लगे, वॉइस प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम, कोई भी चीज हो, आप बता सकते हो। जितनी भी चीजें थी उन सबको अरेंज करके शुरू कर रहा हूँ। तो ठीक है, बायोलॉजी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपका चाहे आप लेखपाल की परीक्षा दें, चाहे आप टीचिंग का कोई एग्जाम दें, चाहे आप कोई भी यूपीपीसीएस में समीक्षा विभाग है, ओवरऑल कोई भी एग्जाम आप दीजिए, बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपका निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज उठा रहे हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है हार्मोन एवं एंजाइम। तो हार्मोन और एंजाइम से हम लोग आज अपनी क्लास शुरू करेंगे। हार्मोन और एंजाइम से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ तक कि इस बार ही यूपीपीसीएस ने आपको पूछा, एसएससी में भी पूछा, बहुत सी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग से भी एक क्वेश्चन इससे बनता है। बात आती है हार्मोन एंजाइम को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो हार्मोन एंजाइम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक चीज पढ़नी होगी, जिससे हमारा एक हार्मोन एंजाइम का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और दूसरा एक टॉपिक आपका आता है मानव शरीर में। और मानव शरीर के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ते हैं तो मानव शरीर में पढ़ा जाता है तंत्र। तो ये इसका भी मानव शरीर में कुल कितने तंत्र होते हैं? तो 8 तंत्र होते हैं। तो 8 तंत्र में आपका एक तंत्र भी यहां से कंप्लीट हो जाएगा अगर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज यहीं से। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम आपको बता दें। जैसे मानव शरीर को जब भी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो मानव शरीर में सबसे पहली चीज आती है मानव शरीर का निर्माण कैसे होगा। तो मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो होने के लिए सबसे पहली जो मुख्य चीज है उसको हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के नाम से, जिसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है। कोशिका के बाद कई जब कोशिकाएं एक दूसरे से मिलती तो मिलने के बाद जब कोशिका एक संरचना का निर्माण करती है जिसे हम लोग कहते हैं ऊतक। ऊतक जब कई सारे ऊतक एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के मिल करके जब एक निश्चित संरचना का निर्माण कर देते हैं तो हम लोग इसी को जानने लगते हैं अंग के नाम से। जब एक अंग निर्मित हो जाता है, और अंग, हर अंग का अपना अलग अलग काम होता है, हर अंग अपना अपना जिम्मेदारी से अपने अपने काम को पूरी तरीके से करता है। तो जब ये अंग एक साथ इकट्ठा होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के अंगों का एक जो समावेश होता है, इन सभी अंगों को मिला करके जिस निश्चित नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग कहते हैं ऊतक। ये सब अंग और अंगों के मिलने से जब एक निश्चित संरचना का निर्माण होता है तब हम लोग इसे बोलते हैं तंत्र। और जब लगभग मानव शरीर में 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं और ये 8 प्रकार के तंत्र जब मिल जाते हैं तब जिस संरचना का निर्माण होता है तो इस संरचना को ही हम लोग मानव शरीर के नाम से जानते हैं। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि मानव शरीर में कितने तंत्र होते हैं। तो 8 तंत्र होते हैं। इन 8 तंत्रों में से एक तंत्र होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए आपको कई चीजें पढ़नी पड़ेगी। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो अंतःस्रावी तंत्र को कंप्लीट करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। यानी क्यों?
क्योंकि इन्हीं ग्रंथियों में हम लोगों को पढ़ना है हार्मोन और एंजाइम। तो सबको मेरी समझ में आ रहा होगा कि अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्र में कितनी प्रकार के ग्रंथियां पाई जाती हैं या अंतःस्रावी तंत्र से क्या किसका स्राव होता है, तो हार्मोन और एंजाइम कौन कौन सी ग्रंथियां स्रावित करती हैं, तो ये सारी चीजें देखते हैं। अंतःस्रावी तंत्र में जो सबसे पहली ग्रंथि आती है इसे कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद इसी में ये तो हो गई पहली, इसके बाद आती है दूसरी जिसे हम लोग बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो उम्मीद है दो चीजें आपको समझ में आई होंगी कि एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र में कितने प्रकार की ग्रंथियां आती, 3 प्रकार की। पहली अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, और तीसरी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सो ग्लैंड। इसे हम लोग मिक्सो ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो हमारी समझ में यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे पहला अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत कितने प्रकार की ग्रंथियां, तो 3 प्रकार की। पहली अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी बहिस्रावी ग्रंथि, तीसरी मिश्रित ग्रंथि। तो 3 प्रकार की ग्रंथियां यहाँ पर आ गई। अब इन 3 प्रकार की ग्रंथियों को हम आगे पढ़ते हैं तो हम लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा इसमें हार्मोन और एंजाइम। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत सबसे पहली चीज आती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं या नलिका विहीन होती हैं, या इनसे किस पदार्थ का यानी किस तत्व का स्राव होता है, या इससे स्रावित होने वाले तरल को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहली बात करते हैं, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि ये पूरी तरीके से नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन का अर्थ होता है, नलिका विहीन का मतलब इसमें जैसे ये नलिकाएं हैं, इसमें नलिकाएं नहीं पड़ती, यानी ये पूरी तरीके से नलिका विहीन होती है। बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ये नलिका विहीन होती है और ये नलिका युक्त होती है, यानी इसमें नलिकाएं पाई जाती है। जैसे कि स्पष्ट रूप से रंध्र पाए जाएंगे, यानी नलिकाएं इस तरीके से पाई जाएंगी। दोस्तों मिश्रित ग्रंथि का क्या है, तो देखिए यहाँ नलिका विहीन है यानी नलिका नहीं पाई जा रही, यहाँ नलिका युक्त है यानी नलिका पाई जा रही। तो मिश्रित ग्रंथि में क्या होगा, तो मिश्रित ग्रंथि में हो जाता है कि यहाँ पर दोनों ही गुण पाए जाते हैं, यानी दोनों गुण होंगे, यानी नलिका विहीन भी होगी और नलिका युक्त भी होगी, दोनों गुण पाए जाते हैं। नलिका विहीन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि को और स्पष्ट पढ़ने के लिए हम लोग इसके थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं कि मानव शरीर में कौन से ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण ले सकते हैं, या बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण ले सकते हैं, या मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें सबसे पहला, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत पहली हम लोग पढ़ते हैं तो आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीयूष ग्रंथि। जैसे पहली, दूसरी जिसे हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, तीसरी जैसे हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। तो ये कुछ उदाहरण होंगे। उसी तरीके से बहिस्रावी ग्रंथि के अगर हम लोग उदाहरण देखें तो जैसे स्वेद ग्रंथि, स्वेद का मतलब होता है पसीना। तो जो भी ग्रंथियां पसीने का स्राव करती हैं वो सब बहिस्रावी। जैसे दूसरा दुग्ध ग्रंथि,
तीसरा लार ग्रंथि। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि या बहिस्रावी ग्रंथि कैसे कैसे। तो लार ग्रंथि ये सारे आपके उदाहरण हो जाते हैं किसके, बहिस्रावी। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि से एक क्वेश्चन इस बार यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया, प्री के क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या है। तो मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण अगर हम देखें तो उसे हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। ये मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण माना जाता है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मिश्रित ग्रंथि। इसके बाद नलिका विहीन, नलिका युक्त दोनों के गुण। उदाहरण पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इसके उदाहरण श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लाल ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का एकमात्र उदाहरण अग्नाशय। अब हम लोग एक एक करके पहले अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि को अलग अलग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि निम्न में से हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथियों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखते हैं हार्मोन का स्राव हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, यानी हार्मोन का स्राव किनसे होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। दूसरा क्वेश्चन, एंजाइम का स्राव निम्न में से किन ग्रंथियों से होता है। तो एंजाइम का स्राव हमेशा बहिस्रावी ग्रंथियों से किया जाता है। इसके बाद मिश्रित ग्रंथि में, तो मिश्रित ग्रंथि में दोनों स्रावित होते हैं, यानी हार्मोन भी स्रावित होगा और एंजाइम भी स्रावित होता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से हार्मोन और कौन कौन से एंजाइम इनसे स्रावित होते हैं, जिसमें से आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं, हार्मोन और एंजाइम। इसको आप लोग नोट भी करते जाइएगा, एक नोट बनाते जाइएगा। और अगर आप लोगों को कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो कमेंट भी कर सकते हो, या वीडियो को रोक करके आप पॉज बटन दबा करके उससे देख भी सकते हो। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हार्मोन और एंजाइम। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा अंतःस्रावी तंत्र, और इसके अंतर्गत आ गए दो बातों में, यानी पहले हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर लेते हैं। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इसके उदाहरण, लगभग का उदाहरण तो देखिए बहुत है इसके, लेकिन हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट वाले उदाहरण को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा था इसका पीयूष ग्रंथि। अब हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले पदार्थ या तत्व को हम लोग किस नाम से जानते थे, तो हार्मोन के नाम से जानते थे। अब यहां से क्वेश्चन क्या होगा, हार्मोन से क्वेश्चन ये बनता है कि हार्मोन मुख्य रूप से किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो हार्मोन देखिए दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक है आपका स्टेरॉइड और दूसरा होता है प्रोटीन, यानी दो भागों से मिल करके हार्मोन का निर्माण होता है। अब दो चीजों से मिलकर के हार्मोन का निर्माण होता है। यहाँ पर अभी हम आपको प्रोटीन और स्टेरॉइड भी अलग अलग पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाएंगे इनको। स्टेरॉइड एक उत्तेजक पदार्थ होता है। तो हार्मोन हो, तो हार्मोन की जब भी बात आएगी तो हार्मोन को हम लोग बोलेंगे कि ये किस लिए कार्य करता है, तो ये एक उत्तेजक पदार्थ के रूप में शरीर में काम करता है, यानी शरीर में उत्तेजना को बढ़ा देता है ये हार्मोन।
दूसरी बात आती है हार्मोन के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया, तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था स्टार्लिंग। स्टार्लिंग ने सबसे पहली बार हार्मोन के बारे में बताया। अब आती है अगली बात कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के संबंध में कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पीयूष ग्रंथि। देखिए सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन बनता है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दूसरा इसी से क्वेश्चन बनता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही है, दोनों का आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर की चाहे आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, चाहे आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो दोनों ही आंसर आपके बनते हैं पीयूष ग्रंथि। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है, तो नोट डाल के वहीं पर अलग से लिख लीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इसे कहा जाता है यकृत, या इसी को कई जगह लीवर लिख देते हैं, या अब रेलवे इसको जिगर के नाम से भी लिख देता है। तो इसे इन नामों से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि किसे माना जाता है, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है आमाशय। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा पीयूष ग्रंथि के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या बनेगा, नोट डाल के अलग लिख लीजिएगा। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके आगे पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उसके बारे में अब आगे बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से। अच्छा यहाँ पर एक सुधार कर लीजिएगा, गलती से हमसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आमाशय नहीं, यहाँ पर अग्नाशय करिएगा। अग्नाशय होती है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। अब इसके बारे में और भी पढ़ेंगे आगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन।
पीयूष ग्रंथि के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, चाहे तो आप लोग डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है या पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है। तो पीयूष ग्रंथि आपके मानव में कपाल में धंसी हुई अवस्था में होती है और इसका आकार लगभग मटर के दाने के समान आप मान सकते हैं और इसका वजन मात्र 0.6 ग्राम होता है। तो ये चीजें भी आप नोट कर लीजिएगा। अब अगली बात आती है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन जिसकी हम लोग बात करेंगे, इस हार्मोन को नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं जीएच हार्मोन। जीएच हार्मोन या इसी को बोलते हैं वृद्धि हार्मोन या इसी को बोल देते हैं एस टी एच हार्मोन। इसको नोट कर लीजिएगा कि इसके क्या क्या नाम इसके बोले जाते हैं। जीएच हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, एसटीएच हार्मोन। अब बात करते हैं इनका फुल फॉर्म क्या है। देखिए जीएच का मतलब तो होता है यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। एसटीएच का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर सिमेट्रोट्रोपिन हार्मोन। तो सिमेट्रोट्रोपिन हार्मोन या एसटीएच हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। अगली बात जो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चाहे आपसे मानव शरीर की बात करी जाए, चाहे आपसे ये पूछा जाए कि पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो देखिए इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है। ये जैसा कि नाम से ही शो कर रहा है, ये शरीर की वृद्धि और विकास के लिए मुख्य हार्मोन माना जाता है। शरीर की वृद्धि और विकास करना इस हार्मोन का मुख्य कारण। अब शरीर की वृद्धि और विकास करना है तो बात आती है कि इसकी अधिकता से या इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी अधिकता से या इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये भी पॉइंट ऐड कर लेंगे हम लोग कि इसकी अधिकता से रोग कौन सा होगा, इसकी कमी से रोग कौन सा होगा। यानी एसटीएच हार्मोन या वृद्धि हार्मोन या जीएच हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होगा या इसकी कमी से कौन सा रोग होगा। तो देखिए अगर बचपन में किसी बच्चे में इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो उसको रोग होता है, इसे बोलते हैं भीम कायत्व या इंग्लिश में इसी को कहा जाता है वीगनेटिज्म। दूसरा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है, इसको बोलते हैं बौनापन या इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फिज्म। तो ये नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है, यदि प्रौढ़ावस्था यदि प्रौढ़ावस्था में इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा। तो इसकी कमी से रोग होता है, इसे बोलते हैं साइमंड रोग। साइमंड रोग या साइमंड रोग का लक्षण क्या होता है। तो लक्षण ये होता है कि जब कोई भी लड़का युवा अवस्था में होता है, युवा अवस्था में ही उसके बाल सफेद हो जाते हैं, यानी वो पूरी तरीके उसकी स्किन सिकुड़ने लग जाती है, यानी पूरी तरीके से वृद्ध लगने लगता है यंग एज। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम 1 मिनट के लिए रोकते हैं, फिर हम आपको आगे इसी के कंटिन्यू करते हैं।
तो नोट कर लिया होगा हमारी समझ में। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला दूसरा हार्मोन कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला पहला हार्मोन तो आपका हो जाता है जीएच या एसटीएच। इसके बाद अब दूसरा बात कर लेते हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला दूसरा हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी बार एसएससी ने पूछा, रेलवे ने पूछा, आपके टीचिंग में बहुत पूछा जाता है, आपके यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है। इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? तो देखिए, शरीर में जैसे किसी बच्चे के जन्म के समय, जब किसी बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो माता में जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है उसे उत्पन्न करना इसका मुख्य कार्य होता है। दूसरा, जो दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होता है वो भी, यानी दुग्ध स्राव को नियमित करना, ये भी इस हार्मोन का मुख्य कारण होता है। तो उम्मीद है आज आपको यहाँ तक दो हार्मोन के बारे में समझ में आ गया होगा। कल आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। दूसरी चीजें ध्यान रखिएगा कि जितना भी आज हमने यहाँ तक पढ़ाया है ये सारी चीजें याद रखिएगा। कल हम आखिरी आपसे पहली चीज आज के जितने भी पढ़ाया गया इसके बारे में पूछें। ठीक है, कल मिलते हैं।